वेलकम टू जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है और इस चैनल पे आप अच्छे तरीके से जवाहर नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सभी विषयों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आप इस चैनल को दूसरों अन्य जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले, उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए तथा इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। आप चैनल के में जाकर इस वीडियो की अच्छी तरीके से इस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं तथा आज जो नवोदय विद्यालय में आने वाला जो साइंस का जो लाइट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज हम साइंस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो फोर्स एंड मोशन टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करेंगे। फोर्स एंड मोशन क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर जो हम पुल करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें तो उसके डायरेक्शन में जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल किया जाए तो उसके डायरेक्शन में जो चेंजेस आते हैं, उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है वो होता है हमारा फोर्स। और फोर्स डिपेंड करता है मोशन पे, तो उसकी गति पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, बल व धक्का व खिंचाव है जिसके कारण उसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं फोर्स। बल क्या होता है, बल व धक्का व खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तथा परिवर्तन होने का प्रयास किया जाता है, वो कहलाता है फोर्स, वो कहलाता है बल। तो फोर्स कितने प्रकार का होता है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। फोर्स दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है यह बात के आगे हम इसमें पढ़ेंगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स मतलब जो संतुलित बल होता है उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं और जो असंतुलित बल होता है उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद जान लेते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, हमारे मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब होता है किसी भी ए चेंज इन ए पोजीशन, मतलब किसी भी पोजीशन को चेंज करने के लिए उस पर जो फोर्स किया जाता है उसे कहते हैं मोशन। मोशन क्या होता है कि ए चेंज इन ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आवर टाइम, मतलब किसी भी कंडीशन पे, किसी भी समय पे किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और उसकी कंडीशन में कुछ चेंजेस हो जाए, वो कहलाता है हमारा मोशन। मोशन क्या होता है, ए चेंज इन ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आवर टाइम, मतलब किसी भी समय पर जो ऑब्जेक्ट की कंडीशन में, पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं मोशन। अब मोशन क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में, उसकी कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं मोशन। हाउ डू यू नो समथिंग हैज मूव्ड, क्या होता है, कैसे मूव करता है, तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये मूव करता है। तो देखिए आपके सामने एक रैट दिया हुआ है, एक प्लांट दिया हुआ है और ये किसी भी कंडीशन पे, अलग अलग कंडीशनों पे ये मूव करता है। कैसे करेगा, ये अलग अलग कंडीशनों पे धीरे धीरे मूव करता हुआ जो प्लांट्स है उसके पास धीरे धीरे पहुंच जाता है। कैसे मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए जो टाइम के अकॉर्डिंग वो जो चेंजेस करता है उसे कहते हैं आवर टाइम्स ऑफ चेंजेस इन मोशन। अब क्या होता है, कौन कौन से कॉजेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने के, तो कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के, तो ऑल मोशन, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, ऑल मोशन इज ड्यू टू, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, तो ऑल मोशन इज ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है अभी बताया हमने। फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल किया जाए तो उसकी कंडीशन में, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं फोर्स। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, मतलब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाए, किसी वस्तु को पुश किया जाए या किसी वस्तु को पुल किया जाए तो उसकी डायरेक्शन में, उसकी पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस फोर्स के कारण आते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक आपके सामने एक गाड़ी दी हुई है और इस गाड़ी में हमने क्या किया, धक्का लगाया और धक्का लगाने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर उसकी पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं फोर्स। फोर्स समझ में आया सबको, फोर्स क्या होता है कि बल लगाकर
या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना तो कहलाता है बल। क्या होता है? तो बल वह धक्का हुआ खिंचाव है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए, जैसे मान लो हमें डोर ओपन करना है तो डोर ओपन करने के लिए उसे पुल करते हैं, उसे पुल करते हैं, बंद करने के लिए पुल या पुश करते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है, वो डोर आपका ओपन हो जाता है। उस कंडीशन में जो हमें जो कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो होता है हमारा फोर्स। फोर्स लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं हमारा फोर्स। अब फोर्सेस क्या होते हैं? द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ अब कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं फोर्स की? हमने फोर्स समझ में आया सबको। फोर्स क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स किया जाए, पुश किया जाए, पुल किया जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है फोर्स। तो फोर्स के कौन कौन से कॉजेस हैं? तो फोर्स का कौन सा कॉजेस है? द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेट फोर्स। ये हमारा नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल जो फोर्स किया जाता है वो कहलाता है नेट फोर्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो किसी भी, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? हमारी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर खींच रही है, और इसी खींचने में जो बल लग रहा है, उसे फोर्स कर लग रहा है, उसे कहते हैं टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स इन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जो बल लग रहा है वो बल हमारी ग्रेविटी के कारण लग रहा है। अब बात करते हैं फोर्स कितने प्रकार का होता है। तो अभी हमने स्टार्ट करते समय बताया था कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? संतुलित बल क्या होता है कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं दो टीमें हैं और दो टीमों में मान लेते हैं क्लास 7th के एक रस्साकसी की एक टीम है जिसमें एक तरफ 4 लोग हैं, दूसरी तरफ 4 लोग हैं, और दोनों सब एक ही उम्र के, एक ही हाइट के, एक ही वेट के सब बच्चे हैं। तो अगर जो हम रस्सी को खींचे तो शायद दोनों तरफ बल समान लगेगा, फोर्स इक्वल लगेगा, और इक्वल फोर्स के कारण वो रस्सी ना तो इधर वाला की तरफ जाती है, ना कि दूसरे ए पोर्शन तरफ जाती है, ना बी पोर्शन तरफ जाती है। इसका मतलब वो जो फोर्स है वो एक प्रकार का बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? ए बैलेंस फोर्स इज एन वन। बैलेंस फोर्स क्या होता है? A balanced force is one in which the net force equal to 0। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जो ए टीम है, जो बी टीम है, दोनों तरफ से खींचती हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो नेट फोर्स होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। क्यों होता है इसको हम देख लेते हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? ए बैलेंस फोर्स इन विच द नेट फोर्स इक्वल टू 0। और क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, और इस इमेज में दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, और दोनों का वेट समान है, दोनों की हेल्थ समान है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी इक्वल है, और दोनों इक्वल बल लगा रहे हैं, इसीलिए ना ये गिर रहा है ना ये गिर रहा है, और दोनों रस्सी को बराबर बराबर संतुलित तरीके से खींचे हुए हैं। और इस प्रकार के जो फोर्स है ये कहलाएगा, ये आपका बैलेंस फोर्स कहलाएगा। ये देखिए, इसमें दोनों व्यक्ति समान तरीके से खड़े हुए हैं, और इस प्रकार का फोर्स संतुलित बल या बैलेंस फोर्स कहलाएगा। ये ऊपर से जो फोर्स लगा रही है हमारी अर्थ पे वो 15 न्यूटन लगा रही है, ये नीचे से भी जो फोर्स लग रहा है वो 15 न्यूटन लग रहा है, मतलब इक्वल फोर्स लग रहा है। जितना हम फोर्स लगाएंगे हमारी अर्थ में नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उतना ही नीचे से ऊपर की ओर भी फोर्स लगेगा, और वो दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं तो हम संतुलित तरीके से या बैलेंस तरीके से अब खड़े रहते हैं। जो हम अपनी पृथ्वी के ऊपर, अपनी अर्थ के ऊपर अगर संतुलित तरीके से अगर स्टैंड सही से खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो हमें फोर्स, हमारी बॉडी का जो फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो, और नीचे से जो फोर्स आएगा वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल फोर्स होने की वजह से उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। ये होता है आपका बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स समझ में आया क्या होता है? तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? ए बैलेंस फोर्स इज वन इन विच द नेट फोर्स इक्वल टू 0। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जैसे ये 25 न्यूटन है, इसका भी वेट 25 न्यूटन है, और दोनों इक्वल
आपका वेट लगा रहे हैं, जिनका जो नेट फोर्स जो फोर्स है दोनों का सेम है, इसीलिए जो नेट इक्वल फोर्स हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो होता है 0। इसके बाद आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब असंतुलित बल। असंतुलित बल की बात करें तो एन अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल क्या होता है कि जो असंतुलित बल होता है, जो अनबैलेंस फोर्स होता है, an unbalanced force is one in which the net force is greater than 0। क्या होता है, अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है नेट फोर्स के, जो नेट फोर्स के ग्रेटर देन 0 होता है कौन सा, अनबैलेंस फोर्स। अब जैसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि जो अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जिसे मान लो ये इसमें 2 लोग हैं, इधर आपके 3 लोग हैं, और ये 3 लोग जब रस्सी को खींच रहे हैं तो इधर 2 लोग हैं, इधर 3 लोग हैं, मतलब इधर आपका फोर्स कम लग रहा है अकॉर्डिंग टू इधर बी सेक्शन में। जो ए सेक्शन है, एक सेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा और बी सेक्शन में फोर्स कम लगने की वजह से जो ये रस्सी खींच रहे हैं, ये रस्सी इधर से इधर की ओर आ जाएगी, और इस प्रकार का आप जो फोर्स कराएगा वो कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। मतलब दोनों तरफ का वेट समान नहीं होने की वजह से इसमें जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। मतलब आपने क्या पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, एंड अनबैलेंस फोर्स इज द वन इन विच द नेट फोर्स इज नॉट ए ग्रेटर देन 0। इसके बाद आगे बात करें, जैसे पैराशूट उड़ा रहे हैं, जो उड़ते हुए जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल ना होने के कारण ये जो फोर्स है वो ग्रेटर देन 0 है, और इस प्रकार के बल को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे हमारी ग्रेविटी जो पृथ्वी से ऊपर जो ग्रेविटी है वो 2 न्यूटन है, और इनका जो वेट है वो 50 न्यूटन है, और दोनों का जो बैलेंस है, दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल ना होने के कारण ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। अब दिया हुआ क्या, दिया हुआ है only an unbalanced force can be changed in the motion of an object। जो unbalanced force होता है वो change in the motion of the object। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे आपके सामने एक आप इमेज बनी हुई है, और इस इमेज में एक लड़की है, एक गर्ल्स है, और ये एक डॉगी को घुमा रही है, और डॉगी क्या कर रहा है, डॉगी वो आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसको क्या कर रही है, वो इस जो लड़की जो आपकी जो गर्ल है जो उस डॉगी को पकड़े हुए, वो डॉगी उस लड़की को खींच रहा अपनी ओर, और इस प्रकार के फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो डॉगी होता है ये खींच रहा है उसको अनबैलेंस फोर्स की ओर, जैसे आप समझ सकते हो इमेज के माध्यम से। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स, ये लिखा हुआ है योर डॉगी कैन कॉज यू टू मूव इफ ही पुश इन इनफ फोर्स। जो फोर्स है वो क्या किसी तो अब लग रहा है, वो डॉगी इस गर्ल्स को आप अपनी ओर खींच रहा है, जिस कारण वो क्या है, वो भी अपनी उसकी ओर झुकती हुई चली जा रही। इस प्रकार के बल को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स समझ में आया क्या होता है, मतलब बैलेंस फोर्स मतलब संतुलित बल क्या होता है, जैसे जो दोनों तरफ से समान बल लगता है, जैसे रस्सी की दोनों तरफ से खींची, वो संतुलित बल है। असंतुलित बल या अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे कुएं से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालते समय जो क्या रहे, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, बल लगा रहे हो, और नीचे और ग्रेविटी अपनी तरफ बाल्टी को जो कुएं में है वो अपनी ओर खींच रही, और इस प्रकार के फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स की एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो स्पीड के अकॉर्डिंग वो अपने डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट्स को चेंज करती रहती है। जैसे ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, ये क्या है, साइकिल चला रहा है एक व्यक्ति, जो क्या कहता है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। और मोशन हमने क्या बताया था कि बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना मोशन कहलाता है। कि बल लगाया जाए किसी वस्तु की स्थिति में, और किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, मतलब हमने बल लगाया, फोर्स किया, उसकी कंडीशन में जो चेंजेस हो रहा, और चेंजेस किसके कारण हो रहा है, चेंजेस इसलिए हो रही क्योंकि वो हमने जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किया है
वो ऑब्जेक्ट में स्पीड आ गई और स्पीड के कारण उसकी डायरेक्शन में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के, वो कहलाता है आपका मोशन। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, एक लिटिल ब्रदर है और ये लिटिल ब्रदर क्या कर रहा है, साइकिल को चला रहा है, साइकिल को चला रहा है और जैसे ही ये चलाता है तो क्या कर रहा है, ये अब वो इसको धीरे धीरे कभी पुल करता है कभी पुश करता है, मतलब स्पीड को कम करता है, स्पीड को ज्यादा भी कर लेता है, और इस प्रकार के फोर्स को अनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस मोशन भी कहते हैं। मतलब किसी की के मोशन में बार बार चेंजेस आना, ये अनबैलेंस मोशन कहलाएगा। अब आता है अनबैलेंस फोर्स कैन बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्स की अनबैलेंस फोर्स कैन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। आपके सामने इमेज बनी हुई है और इसमें क्या हो रहा है, एक आपके सामने एक बॉक्स है और इस बॉक्स को दो लोग अपनी अपनी कंडीशन में खींच रहे हैं। मतलब एक इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर लगा एक तरफ लगा रहा है और दूसरा इधर लगा रहा है, मतलब दोनों अपनी अपनी कंडीशन के विपरीत दिशा में, मतलब जिधर खड़े हुए हैं, जिधर वो दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं वो अपने सामने वाली कंडीशन पे फोर्स कर रहे हैं और दोनों ए वाला बी की तरफ तथा बी वाला ए की तरफ फोर्स करने का दोनों का जो जोने का जो फोर्स हो जाता है वो फोर्स इक्वल टू 0 हो जाता है। और इस प्रकार के फोर्स को आपका सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहलाता है और उस कंडीशन में इसका फोर्स 0 हो जाएगा और ये फोर्स कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। समझ में? जो आपके सामने बॉक्स है, इसमें क्या है, एक बॉक्स मान लेते रखा हुआ है और इस बॉक्स में एक व्यक्ति इधर की ओर धक्का दे रहा है, एक व्यक्ति उधर की ओर धक्का दे रहा है, और उस जो बक्सा है, बक्से में कोई भी इसकी कंडीशन में उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस ना हो, तो इस प्रकार के चेंजेस को अनबैलेंस पुश चेंज कहलाता है। जैसे जो एक कैबिनेट है और इस कैबिनेट को जब पुश किया जाता है तो उसकी कंडीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अगर सेम कंडीशन पे, लेकिन अगर उसकी कंडीशन, अगर जो एक तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे ये इमेज है, इस इमेज में दो कंडीशन है, एक तरफ जो ये पर्सन है ये जो फोर्स कर रहा है वो फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन का, और दूसरी तरफ तो जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 10 न्यूटन का। इससे हो रहा है एक तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक तरफ फोर्स कम लग रहा है। इसके कारण जो ये बॉक्स है, ये जो कैबिनेट है, वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स कम लगेगा उसी डायरेक्शन पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मूव करता जाएगा। ये आपका अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। जैसे व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स वो होगा जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, उस कंडीशन को कहते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है जब इक्वल तरीके से फोर्स लगे। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डायरेक्शन, न्यू क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, व्हाट डायरेक्शन इज द कैबिनेट मूविंग? मतलब जो कैबिनेट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको ये बताना है, कोई कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये जो कैबिनेट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिए कि फोर्स क्या होता है, कमेंट में बताइए कि फोर्स समझ में आया तो फोर्स होता क्या है। और ये जो आपका कैबिनेट है और ये कैबिनेट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये भी बताना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, तथा जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप जवाहर नवोदय की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और सभी बच्चों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके सामने एक कैबिनेट दिया हुआ है और इस कैबिनेट में क्या दिया हुआ है, इस कैबिनेट में दो पर्सन है। एक पर्सन आपका 15 न्यूटन का बल लगा रहा है और दूसरा क्या है, एक 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। और जिस क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डायरेक्शन इज द कैबिनेट मूविंग? मतलब कैबिनेट जो है आपके सामने जो इमेज बनी हुई है उसका जो कैबिनेट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका जो नेट फोर्स है वो कितना होगा। ये क्वेश्चन आप बताएंगे, आपको आगे इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको। उसका अनबैलेंस फोर्स कैन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अनबैलेंस फोर्स है वो कैन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कौन कौन सी कंडीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आपके सामने दो डॉगी हैं और दोनों डॉगी को हमने आपस में बांध दिया है। उसमें क्या हुआ, एक डॉगी जब
एक तरफ फोर्स लगाएगा तो दूसरा डॉगी अगर विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगाता है, अगर एक तरफ चलता है, जैसे दो डॉगी हैं आपके सामने एक इमेज बनी हुई है और इस इमेज में एक डॉगी है और ये आपका दूसरा डॉगी है और दो डॉगी अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स करेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो एग्जांपल क्या है? दो डॉगी हैं। एग्जांपल क्या है? इस इमेज को देखिए, इस इमेज के को देखकर आप बताइए कि इस डायरेक्शन इसमें होगा क्या। तो आपके सामने दिया हुआ है, 2 dogs are tugging on the rope, 1 dog pull with the force 20 kg 20 न्यूटन and the other pull in the force in 25 न्यूटन। मतलब एक जो है वो उसका जो वो बल लगा रहा है, जो फोर्स कर रहा है वो फोर्स कर रहा है 20 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लगा रहा है कितना? 25 न्यूटन का। तो ये बताना है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आपको बताना है। ये 20 न्यूटन का है और ये 25 न्यूटन बल लगा रहा है। अब ये बताना है किस डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इस क्वेश्चन को भी आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द नेट फोर्स? इसका नेट, इस इमेज को देख के बताइए कि इसका नेट फोर्स क्या होगा और यही बताना है व्हाट डायरेक्शन इज द रोप मूविंग, मतलब किस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। 2 क्वेश्चन है, इसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे और कल हम आपको इसका आंसर डिटेल में बताएंगे कि ये क्यों इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसके सामने इसके बाद दिया हुआ है अनबैलेंस फोर्स, जो आपके सामने दिया हुआ है इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। इसका दिया हुआ है मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इनर्शिया होती क्या है। आप पुरानी वीडियो को देखिए ताकि इनर्शिया के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके और इस वीडियो में आपको इनर्शिया के बारे में पता चल सके इनर्शिया होती है। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया मतलब और मास क्या होता है। तो अगर हमारी अर्थ में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसका मास होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो मास होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो स्थान घेरेगी। अगर मास है, अगर ऑब्जेक्ट है तो मास होगा। ऑब्जेक्ट अगर मास नहीं है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कहने मतलब ये हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें पाई जाएंगी उन सभी चीजों का एक मास होगा और मास होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर मास नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया हुआ इनर्शिया क्या होती है। तो आपको बताया गया P = m × v। इनर्शिया का एक फॉर्मूला होता है P = m × v और आपने मास को पढ़ा था F = m × a से। तो यहाँ पे या F = m × g, जहाँ m क्या है? m है मास, F है फोर्स और g क्या है? आपका ग्रेविटी, या इसकी एक वैल्यू भी होती है स्मॉल g की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a क्या है? F = m × a। F फोर्स, m है मास, a आपका एक्सेलरेशन या इसे कहते हैं त्वरण। जब आपको एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे और अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह पर हम ग्रेविटी की वैल्यू रख सकते हैं और ग्रेविटी कितनी होती है हमारी अर्थ की? 9.8। अब अगर हम पृथ्वी से बाहर जाएं, अगर मून पे जाएंगे तो अगर किसी व्यक्ति का भार अगर 60 kg है, अगर किसी भी व्यक्ति का भार अगर 60 किलोग्राम है, कहाँ पे? हमारी अर्थ पे। अगर किसी व्यक्ति का भार अगर हमारी अर्थ पे 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो मून पे अगर जाता है तो उसका वेट जो रह जाएगा वो रह जाएगा, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट रह जाएगा 10 kg, 10 न्यूटन, या W = m × g। ये वर्क करेगा। तो क्या होता है? क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो मून पर उसका भार कितना होगा? तो अगर जितना भार पृथ्वी पे होगा उसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो भार होगा वो हमारी मून पे वो भार होगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो चंद्रमा पे जाने पर, मून पे जाने पर उसका वेट 10 न्यूटन रह जाएगा। अब इनर्शिया क्या होती है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इनर्शिया
क्या होती है लॉ ऑफ इनर्शिया? एंड लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट at the rest will remain at rest unless acts upon by the unbalanced force. या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होती है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहती है कि किसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाए या तो वो विरामावस्था में होगी या तो वो गति की अवस्था में होगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उसकी कंडीशन में कुछ परिवर्तन ना किया जाए। समझ में आया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसकी कंडीशन में कुछ चेंजेस ना किया जाए, और यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी यदि जब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। जैसे मान लेते हैं क्रिकेट खेलता हुआ कोई बच्चा, जब एक बॉल आती है तो बॉल तब तक उसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक वो जो आपका जो प्लेयर है वो प्लेयर उस बॉलर द्वारा फेंकी गई जो बॉल है उसको बैट द्वारा पुश नहीं करेगा, तब तक उसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस ना किया जाए। जैसे बहुत सारे यहाँ पे आपका कैरम की गिट्टी रखी हुई है, बहुत सारी, ये कैरम है और इस कैरम की बहुत सारी आपकी जो है रखे हुए हैं, और इसमें क्या है जब एक बच्चा जब कोई ऑब्जेक्ट जब अपने जब उसको पुश करता है तो एकदम नीचे वाली जो आपकी गिट्टियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी जगह पे कंडीशन पे हट जाती है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसकी कंडीशन में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब इनर्शिया क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, इनर्शिया होता क्या है। तो आपके सामने एक इमेज बनी हुई है कि इनर्शिया क्या होता है। तो लिखा हुआ है इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेसिस्ट द चेंज ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या होती है कि उसकी कंडीशन में जो चेंजेस हो जाता है उसकी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में एक जो दो गाड़ियां हैं वो आपस में टकरा रही हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो रहा है, और एक्सीडेंट होने पर उसके जो एयर बैग्स हैं वो क्या होते हैं, अपने आप ही दोनों अपने आप ही खुल जाते हैं। जैसे सीट बेल्ट, ये क्या है आपका एयर बैग खुल गया, ये आपके सामने इमेज दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि जैसे ही एक्सीडेंट होगा उसकी कंडीशन में कुछ चेंजेस होगा, उस चेंजेस की वजह से जो एयर बैग्स हैं वो अपने आप खुल जाएंगे, जो सीट बेल्ट। आपने क्या पढ़ा, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ, क्या पढ़ा, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन अ मोशन, जैसे सीट बेल्ट। अब आगे बात करते हैं कि मास क्या होता है। तो मास हमने अभी पढ़ा था कि मास क्या होता है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स इट्स इनर्शिया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इफेक्ट्स इन इनर्शिया। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट्स विद मोर मोशन हैव मोर इनर्शिया देन एंड ऑब्जेक्ट्स विद स्मॉलर मास। जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसके स्मॉलर मास पे डिपेंड करता है, वो इनर्शिया कहलाती है। अब जैसे आपके सामने ये इमेज बनी हुई है, इस इमेज में क्या है, एक आपका एक इमेज आपके सामने दी हुई है, और इस इमेज में दो गर्ल्स हैं, दोनों गर्ल्स, एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली में एक ने जो टेडी बियर हैं उसको रखा हुआ है, और दूसरी ट्रॉली में कुछ जो टेडी बियर है वो बड़ा साइज का है, जैसे हाथी का टेडी बियर है और ये बच्चे का टेडी बियर, और दोनों को लेकर जा रहे हैं। तो उसकी स्पीड में एक की ट्रॉली की स्पीड और दूसरे की ट्रॉली की स्पीड, एक की ट्रॉली की डायरेक्शन दूसरे ट्रॉली की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आएगा।
और ये चेंजेस आपका इनर्शिया के द्वारा डिपेंड कर सकते हैं। क्या होता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया था। इसके बाद आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, एक ट्रेन है और ये ट्रेन मूव कर रही है। ये ट्रेन है और ये ट्रेन एंड कार, एक ट्रेन की इमेज है, एक कार की इमेज है। ट्रेन की इमेज और कार की इमेज की एक्सेलरेशन में बहुत सारा चेंजेस आएगा। और ये चेंजेस क्या है, ये ट्रेन है, ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही, दूसरा कार इस डायरेक्शन में आ रही, दोनों की स्पीड में चेंजेस में कुछ कार एंड ट्रेन की स्पीड में कुछ चेंजेस होगा। और वो चेंजेस आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। फिर से दिखा देते हैं कि ये एक आपका ट्रेन है और ट्रेन ये मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और दूसरी आपकी कार है, कार एक्सेलरेट करेगी, और उनके एक्सेलरेशन में डिफरेंट चेंजेस आएगा। और ये क्यों आएगा ये आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। कल आपको इसके बारे में डिटेल आंसर मिलेगा कि ये जो चेंजेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन क्या होता है या घर्षण क्या होता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता। दूसरा एंड ग्रेविटी क्या होती है। फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, तो अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर घर्षण ना होता तो शायद हम चल ना पाते, हम सही से खड़े ना हो पाते, हम कहीं पे जाते तो फिसल जाते। मतलब इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम आसानी से चल लेते हैं, हम इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम आसानी से खड़े हो पाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही ये जो गाड़ियां, जो रोड पे जो कार है, रोड पे जो गाड़ियां हैं वो या ट्रेन्स हैं, हम चल पाते हैं। और फ्रिक्शन हमारी जो जो प्लेन जो आपकी जमीन होगी उसमें आसानी से आप चल सकते हो, उसमें फ्रिक्शन अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात करें, अगर हम बर्फीले एरिया में, अगर हम शिमला में बात करें, अगर मनाली में बात करें, वहां पे अगर हम बात करें रेगिस्तान वाले एरिया में, जहाँ पे बालू वाला रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहां पे आपका फ्रिक्शन कम वर्क करता है। तो फ्रिक्शन वर्क कहाँ कम करेगा, वो वर्क कम करेगा जो रेगिस्तान वाला एरिया है, जहाँ पे बालू है, या जहाँ पे आपका जो बर्फ से ढकी हुई, जो आपकी जो चादरों से ढकी हुई जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, उस जगह पे आपका जो फ्रिक्शन है वो कम कार्य करेगा। लेकिन अब आप अगर हम बात करें यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ की जो जमीन है, उस जमीन में, उस लैंड में आप आसानी से दौड़ सकते हो, खेल सकते हो, चल सकते हो, क्योंकि उसमें बैलेंस तरीके से आपका जो बॉडी होती है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है, उसमें फ्रिक्शन अच्छा काम करता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है समझ में आया कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, तो ग्रेविटी क्या होती है, हमारी ग्रेविटी, हमारे जो पृथ्वी पर हमें बैलेंस बनाए हुए हैं, और ग्रेविटी नहीं होगी तो हम सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। जैसे आपके सामने एक प्रिज्म है या एक ट्रायंगल की शेप वाला एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, और इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक पत्थर को ऊपर हमें ले जाना है। तो फ्रिक्शन की वजह से इसे हम आसानी से ले जा सकते हैं। या जीने पे जो हम चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे जो हम चढ़ते हैं, तो वहां फ्रिक्शन की वजह से ही हम आसानी से उस पर चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ए फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन आपको बताना है, फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, अभी हमने बताया फ्रिक्शन क्या होता है, या फिर से बताते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। ए फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a force of oppose the motion of an object is called friction। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन घर्षण होता है, और जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पाथ पे आसानी से चल सकते हैं, वो कहलाता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है समझ में आया सबको। फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन वो होता है जो किसी भी ऐसे सरफेस पे जो स्मूथ सरफेस हो, किसी भी ऐसे सरफेस पे जो शाइनी सरफेस हो, उस पर जो स्पीड होगी उसकी, वो आपकी स्मूथ नहीं होगी, वो स्पीड अच्छी नहीं होगी, उस पर वर्क नहीं करता, फ्रिक्शन हमारा वर्क नहीं करता है। कैसे सरफेस पे, जो स्मूथ होगा, जो शाइनी सरफेस होगा, उस पर वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो डल सरफेस होते हैं, जो आपका रफ सरफेस होगा, उस पर हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो अच्छे तरीके से वर्क करता रहता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया आपको कि जो बालू है, वो सरफेस जो होता है, उसमें जो हमने बताया बर्फीले जो चादरों से ढकी हुई जो एरिया है, जैसे लेह लद्दाख, वहां पे फ्रिक्शन कम वर्क करता है। अब व्हाट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे दो इमेजेस आपको सामने दी हुई है,
एक जो आपके सामने इसमें द फोर्स ऑफ द पुश एंड पुल, दो इमेज आपके सामने दी हुई है। इसमें दोनों इमेजों में दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इसमें कौन पुश करने पर और पुल करने पर इसके फ्रिक्शन में जो जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में बताया गया है। द हार्डर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि पुश एंड पुल करने पर क्या चेंजेस आते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं, द हार्डर यू पुश द हार्डर यू पुश the harder you push the larger it going at to take friction to stop the object। मतलब किस जो लार्जर होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, जो कम पावरफुल है उसको फोर्स करेगा और फोर्स लगाएगा उसको स्टॉप कर देगा, उसको उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा ताकि वो शांति से कोई भी ऑब्जेक्ट कर ले। जैसे एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से एक नए बच्चे का एडमिशन होता है और नए बच्चे ने क्या किया, नया बच्चा आया और वो जो आगे सीट रखी हुई बैग, उस बैग को उठाकर पीछे फेंक देता है और उसकी जगह पर बैठ जाता है। अब आगे जब दूसरा जो बच्चा बैठा हुआ था वो अगर आएगा तो अगर वो ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो जो नया बच्चा है वो जो कम पावरफुल है तो उसको उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा। लेकिन अगर जो नया बच्चा अगर पावरफुल हुआ तो वो उस बच्चे को बैग हटा देगा और उसके स्थान पर अपने आप बैठ जाएगा। इसे कहते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में ये जो इमेजेस है वो इमेजेस यही डायरेक्शन दिखाया चाहती हैं कि जो ए पर्सन है जो बी पर्सन है दोनों आपस में जब लड़ाई करेंगे तो दोनों में से जो पावरफुल होगा वो उसकी कंडीशन उसकी स्थिति में उसकी सीट पे अपने आप आके बैठ जाएगा। इसके बाद व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, अभी हमने बताया था कि जो हमारी ग्रेविटी होती है उसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू होती है, ग्रेविटी क्या होती है, इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमारी अर्थ में ये जो ग्रेविटी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें वो ग्रेविटी करती क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से नीचे की ओर आती है तथा उसको बैलेंस बनाए रखती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना पाया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से खड़ा ना हो पाए, बैलेंस तरीके से खड़ा ना हो पाए या वो चल ना पाए। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो अच्छे तरीके से चल पाता है। तो ग्रेविटी समझ में आए, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको आप देख सकते हो, जो फॉर्मूला अगर हमें फोर्स निकालना है और एक्सीलरेशन दिया हो तो F = m × a में इसका यूज कर सकते हैं, या एक्सीलरेशन निकालने के लिए A = v - u/t में भी इसका यूज कर सकते हैं। A क्या है, A आपका एक्सीलरेशन है, V क्या है, V आपका जो लास्ट जो वेलोसिटी है वो है, और ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी वेलोसिटी है, और T क्या है आपका, T टाइम है। तो आप इस कंडीशन से आप निकाल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन या ग्रेविटी। अब ग्रेविटी होती क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। या सभी ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लगाया जाता है उसे कहते हैं ग्रेविटी। क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल टू समझते हैं, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ग्रेविटी जो डिपेंड करती है वो टू थिंग्स पर डिपेंड करती है। कौन सा, एन ऑब्जेक्ट्स मासेस, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है, वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, किस पर, ये मास पे, एक फर्स्ट मास है और एक सेकंड मास है, और दोनों मास के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है हमारी ग्रेविटी। जो दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है हमारी ग्रेविटी। ये एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है, और दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी समझ में क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन टू थिंग्स। पहली थिंग्स क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस, और दूसरी थिंग्स क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट A है, दूसरा ऑब्जेक्ट B है, दोनों की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है हमारा ग्रेविटी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए
इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, तथा इस चैनल के माध्यम से आप जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और सारी वीडियो देखिए। इसके माध्यम से अच्छे तरीके से जवाहर नवोदय की तैयारी कराई जाती है।